देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए समझौता वार्ता के एक दस्तावेज को स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू कराने की दिशा में इसे अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। इन दस्तावेजों को ये स्वीकार कर लेने को भारत ने ऐतिहासिक और एक नई शुरुआत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक बयान में कहा कि 2 दशक तक चली चर्चा के बाद ये एक बहुत ही अहम प्रगति है और अब हम इस दस्तावेज पर आधारित बातचीत शुरू कर सकते हैं। इस दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों की सहमति से स्वीकार किया जाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्दे पर आगे बढ़ने को लेकर व्यापक समर्थन का परिचायक है। विकास स्वरूप ने यह भी कहा कि हम अंतर सरकारी वार्ता को दस्तावेज आधारित बातचीत की प्रक्रिया की दिशा में ले जाने पर महासभा की तारीफ करते हैं। भारत चाहता है कि दस्तावेज आधारित बातचीत जल्द से जल्द शुरू हो, जिससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन के दौरान ठोस परिणाम निकल सकें। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित सुधार से संबंधित दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है और इससे भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलेगी। इस चर्चा में मेरे साथ आज एक खास पैनल है। हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत चिन्मय आर गारे खान साहब और कूटनीतिक मामलों की जानकार द हिंदू की राजनयिक संपादक सुहासिनी हैदर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं नटवर सिंह जी आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपका संयुक्त राष्ट्र में भी एक लंबा अनुभव रहा है और विदेश मंत्रालय में भी विदेश मंत्री के रूप में भी। ये जो प्रस्ताव सोमवार को पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और भारत के लिए ये कितनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है? अब देखिए, पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हिंदुस्तान में चिन्मय गारे खान साहब के बराबर कोई एक्सपर्ट नहीं है यूएन पर, तो शुरुआत उनसे करिए आप। चिन्मय साहब। नटवर सिंह जी, आप भी हमको काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपसे बहुत सीखा है। यू डिजर्व इट, और क्या। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कल जो निर्णय लिया है जनरल असेंबली ने वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस निर्णय को जो जनरल असेंबली ने अप्रूव किया बाय कंसेंसस वो आसान नहीं था। उसमें काफ़ी बाधाएं थी, उसमें काफ़ी बड़े जो राष्ट्र है, परमानेंट मेंबर्स जो है, कई उसमें से कई वो लोग उसके विरोध में थे। चीन उसके काफ़ी खिलाफ था, चीन उसका बहुत विरोध किया उस चीन ने। उसके बावजूद जो पिछला जो वीकेंड था उसमें हमारे भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी जो है और उनकी टीम, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया और फिर अंत में सफल हुए। तो ये अच्छी हमारे लिए अचीवमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हो गया है, लेकिन ये पहली बार है कि ये सुरक्षा समिति या सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में जो बातचीत हो रही है जी, वो मेंबर स्टेट्स के अभिप्राय मत के मुताबिक होगी। यानी अभी तक पिछले 20 साल से जो कोशिशें चल रही है वो टॉप डाउन अप्रोच था, यानी बाहर से किसी ने प्रपोजल किया, पहले सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन ने कुछ प्रस्ताव रखे कि इस तरह से उसका एक्सपांशन हो सकता है। उसमें बात बनी नहीं, क्योंकि वो मेंबर स्टेट्स की इनिशिएटिव नहीं थी। अब जो होगा, कहते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन नेगोशिएशन जी, वो मेंबर स्टेट्स ने जो अपने अपने मंतव्य रखे हैं जी, उसके मुताबिक होगा। मैं आता हूँ उस पर। नटवर सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसे किस रूप में देखते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और आगे इसमें जो विस्तार की संभावनाएं बताई जा रही हैं या सुधार की बात कही जा रही है, वो हालांकि अभी 1 साल तक चर्चा होनी है, किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, मैं गारे खान साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर इसमें काफ़ी पेच हैं। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान को इकले को तो मिलेगी नहीं परमानेंट सीट,
जी। और फिर अगर वो कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप सीट ले लीजिए परमानेंट मगर बगैर वीटो के, जब मैं विदेश मंत्री था मैं कहता भाई हिंदुस्तान इसको मंजूर नहीं करेगा कि हम कोई दूसरे दर्जे के मेंबर तो नहीं होंगे वहाँ, तो ये बनेगा पैकेज। अब पैकेज कितने, 2 अफ्रीका के, 2 एशिया के या 3 साउथ अमेरिका के कितने, तो ये इसमें वक्त लगेगा। मगर ये शुरुआत पहली दफ़े हुई है कि जनरल असेंबली में सर्वसम्मति से ये पास कर दिया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए। जी सुहासिनी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आप भी इस पूरी प्रक्रिया को लगातार देखती रही हैं, रिपोर्ट करती रही हैं। आज भी आपकी विस्तार के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। ये जो कदम कल लिया गया, इसके क्या मायने? जैसे गैर खान साहब ने कहा, नटवर सिंह जी ने भी कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है संयुक्त राष्ट्र का। लेकिन इतना याद रखना है कि भारत के लिए इसके क्या मायने थे। एक तो इतना था कि अगर ये पारित नहीं होता तो भारत के जितने भी अभी तक प्रयत्न हुए हैं, कि भारत का ये मानना था कि अब तक जो भी देशों ने कहा है हवा में बातें हुई हैं। अब पहली बार आप एक टेक्स्ट देख रहे हैं, एक कागज़ है जो आपके डेस्क पे है, इसके बयान पे आप वार्ता करेंगे। तो अगर ये पारित ना होता तो भारत फिर उसी स्टेज पर आ जाता जहां पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये पारित हुआ है और एक सेंस है कि जनरल असेंबली में सबको देखना है कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र का रिफॉर्म हो, किस तरह से संयुक्त राष्ट्र यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन हो, तो इसका मतलब है कि जनरल सेंस ऑफ द हाउस भी आपके साथ है, भारत के साथ है। लेकिन जैसे गैर खान साहब ने कहा था कि इसमें अड़चनें बहुत हैं और हालांकि ये देश एक साथ एकजुट कभी नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा है कि यूएस, रूस, चीन एक साथ किसी भी विषय पर नहीं होते हैं, लेकिन इस विषय पर आप देखेंगे कि जितने अड़चनें उन्होंने लगाई हैं इस प्रोसेस को आगे जाने में, तो भारत को इनके साथ भी काम करना पड़ेगा। जी चिन्मय गैर खान साहब, एक चीज़ जो सामने निकल कर के आ रही है, पिछले अगस्त से हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं, उनमें से 3 देश भारत का या सुधारों का विरोध कर रहे हैं। उनमें अमेरिका भी शामिल है, जिसने वायदा किया था हमारे साथ कि वो इसमें समर्थन देगा, लेकिन वायदे के मुताबिक काम नहीं किया। रूस, जिसे हम बहुत अपना पुराना दोस्त मानते हैं, वो भी, और चीन से तो खैर पहले भी उम्मीद नहीं थी, तो अभी भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसे में कि जब ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण देश और इसके अलावा फिर जो और सदस्यता चाहने वाले देश हैं जैसे जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, वो इसका विरोध कर रहे हैं, और एक 15 देशों का एक समूह है जिसमें दक्षिण कोरिया, इटली और पाकिस्तान शामिल हैं, वो भी इस अभियान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इन हालात में, क्या आपको लगता है कि 1 साल बाद हम किसी प्रगति की उम्मीद करें? जैसे हम सब ने कहा जी कि ये मामला मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव जैसा लग रहा है जी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कई साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो ये सुधार होना नहीं है। अब तो मेरी काफ़ी ज़िंदगी बची नहीं है, अब मैं 81 साल का हो गया हूँ जी। तो अब ये कहना कुछ ज़्यादा उसका मतलब नहीं होता है कि मेरे क्या जवानों अभी लेकिन जैसे सुहासिनी जी ने कहा कि ये अगर जो डिसीजन नहीं होता कल वाला, तो मामला आगे बढ़ना नहीं था जी। लेकिन इसका एक फ़ायदा बड़ा ये है कि जो मेंबर स्टेट्स ने अपने ओपिनियन लिखित में दिए हैं, दे हैव कम आउट इन फ्रंट जी के ओपिनियन है, उससे मालूम हो जाता है कि हमको कितना सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उसमें निकल रही है। जैसे आपने कहा कि परमानेंट मेंबर्स है जो 5, अब ये पहली बार उनमें एक फूट दिखाई पड़ रही है। आपने बहुत सही कहा कि जो 3 मुल्क है उसमें 3 मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ नहीं है। रूस भी हमारे साथ नहीं है। ये थोड़ी ताज्जुब की बात है, इतनी ताज्जुब की नहीं है। पहले वो हमारे साथ थे, वो धीरे धीरे करके हमारे ऑलमोस्ट खिलाफ हो गए हैं। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन हमारे साथ है, उसमें फ्रांस सबसे आगे है, क्योंकि फ्रांस ने ये भी कहा कि बाय नेम, लिखित में, कि ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान 4 होने चाहिए और उनको वीटो भी मिलना चाहिए।
ये फ्रांस ने कहा। जी ब्रिटेन ने कहा कि 4 होने चाहिए लेकिन वीटो नहीं देना चाहिए। और चीन तो खैर हमारे खिलाफ है ही है। अमेरिका का स्टैंड डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि वो ओबामा साहब यहाँ के कुछ हमको कुछ मना के चले गए जी लेकिन वो सिंसियर नहीं थे। लेकिन अमेरिका की पोजीशन भी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी अच्छी हुई है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि दोनों परमानेंट और नॉन परमानेंट में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मॉडेस्ट एक्सपेंशन। जी पहले ये भी नहीं कहते थे। और उसमें एक बात उन्होंने एक और लगाई है कि जो एक्सपेंशन की बात होगी वो कंट्री स्पेसिफिक होगी। यानी जैसे नटवर सिंह साहब जी कह रहे थे, एक डील होगा, पैकेज डील होगा, और उसमें कौन कौन से देश उसके परमानेंट सदस्य बने वो कहा जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई मेंबर्स ने, बहुत सारे मेंबर्स ने ये कहा है कि कौन बनेगा परमानेंट मेंबर वो जनरल असेंबली डिसाइड करेगी, नहीं कि कोई अंदर अंदर बातचीत करके एक पैकेज बनाया जाए। तो उसमें जो अमेरिकन पोजीशन है वो हमारे लिए ठीक है। नटवर सिंह जी, आप विदेश मंत्रालय में लंबे समय तक रहे, विदेश मंत्री भी रहे। ये पिछले 10-15 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि जो भी फॉरेन डिग्नेटरी आता है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्थायी सदस्यता का समर्थन करे, और आमतौर पे कुछ इस तरह की बातें होती भी हैं विश्व के नेताओं के साथ, ख़ास करके जो वो भारत दौरे पर आते हैं या हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन जब अमली जामा पहनाने का वक्त आता है इस मामले को, तो लगता है कि वो दूरियां बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्यों रूस जैसा हमारा जो एक लंबे समय का देश है वो भी दूर हो जाता है इस बात पर। देखिए, पहले तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि गारे खान साहब ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, दी हॉर्सशू टेबल सिक्योरिटी काउंसिल की। उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ जो व्यूअर्स हैं उनको पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने दी है, और ये मेरे ख्याल में इनकी उम्र शायद हो जाए, मगर मेरी उम्र तो होगा नहीं। जी हम चाहते हैं कि आप दोनों की उम्र के रहते हुए बड़े पेच हैं जी, नहीं, बड़े पेच हैं इसके अंदर। देखिए, चाइना तो कभी मंजूर ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए जनरल असेंबली ने कह दिया तो उनके पास वीटो है, वो वीटो कर देंगे, हिंदुस्तान नहीं आएगा। अच्छा, जब 60वीं वर्षगांठ थी यूएन की 2005 में, तो हम 4 फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के, जापान के, ब्राज़ील और इंडिया में था। उसमें हम सब जगह घूमे, पर साहब इतनी दीवार खड़ी हुई है कि हम आगे जा नहीं पाए, कोई नहीं चाहता। तो आपके कम से कम ये तो लगेगा कि जनरल असेंबली के 193 मेंबरों ने ये कहा है कि आप कुछ करिए इसके लिए, ये थोड़ी रोशनी आई है इसके अंदर। तो हम बस इसे एक महज शुरुआत माने, एक इस पर संतोष कर लें और ये उम्मीद करें कि आगे आने वाले दिनों में कुछ हालात बदलेंगे, या इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हेलो जी, मैं आप ही से सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ। नहीं, तो मैं जैसे ने कहा ना, बड़े पेच है इसके अंदर, बड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर। और ये जो जहाँ आके, जैसे गारे खान साहब ने कहा कि वो ओबामा साहब आए, पार्लियामेंट में कह गए, तालियां हमारे लोगों ने बजा दी, तो उन्होंने किया क्या? वो पहले भी कह गए थे जब आए थे, फिर 2010 में कह गए थे, और फिर अब कह गए थे पिछले साल। तो किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं, मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया। ये जो बयानबाजी है, ये उससे कुछ काम नहीं चलता, और इसमें बहुत समय लगेगा, मगर ये कम से कम थोड़ा सा दरवाजा तो खुला है। जी थोड़ा जी, जैसे आपने सॉरी नटवर सिंह जी से पूछा कि रूस का रुख क्यों बदल रहा है, क्यों बदला है, उसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। शायद नटवर सिंह जी उसका उत्तर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े राजनीतिज्ञ महारथी है। लेकिन मेरे एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं हम लोग कि पिछले कई सालों से हमारी विदेश नीति है वो अमेरिका की तरफ बहुत चली जा रही है। राइट विंग अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी हो रही है, उससे रूस नाराज़ है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन अब उन्होंने शायद ये कंक्लूजन किया होगा कि ये भारत
अमेरिका की तरफ इतना जा रहा है जी। कि अगर वो वहाँ घुसेगा सिक्योरिटी काउंसिल में तो हमेशा अमेरिका का पक्ष लेगा और रूस के खिलाफ काम करेगा। ये भी एक शायद उनकी दिमाग में चल रहा होगा शायद। सुहासिनी, अभी आपने दोनों विदेश नीति के प्रकांड पंडितों को सुना और उनका अपना अनुभव भी है यहाँ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप नज़दीकी से इन सारी चीज़ों को देख रही हैं, क्या कोई मेजर शिफ्ट आया है हमारी विदेश नीति में जिस कारण से ये हमें कामयाबी मिल रही है या नाकामयाबी मिल रही है? आई थिंक पहले तो एक विदेश नीति नहीं होती है जो इस तरह की कामयाबी हासिल कर सके। आपको देखना पड़ेगा कि एक सस्टेन्ड सी नीति हो बहुत सालों के उपरांत। अगर आपको याद होगा एक साल में शायद 2010 की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ संयुक्त राष्ट्र परमानेंट मेंबर्स सारे जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे सारे इंडिया आए थे। सब ने मतलब किसी तरह से भारत को समर्थन दिया था इस प्रयत्न के लिए। तो ऐसे नहीं है कि ये नीति बदली है इसकी वजह से ये हो रहा है। इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अपने कार्यकाल में काफ़ी अर्ली उन्होंने कह दिया था कि ये इनके लिए एक गोल बनेगा। जब वो उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे का जिक्र किया था पिछले साल संयुक्त राष्ट्र पे, तब भी उन्होंने कहा था कि ये भारत चाहता है कि 70वें साल में ये हो पाए कि एक्सपेंशन हो, विस्तार हो सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन मैं सोचती हूँ हम पूरा पैकेज नहीं देख रहे हैं। जैसे अगर हम माने कि सिर्फ भारत को ये मिलेगा तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा एक तो पैकेज होंगे, शायद उस पैकेज में कोई रोटेशनल मेंबरशिप भी हो, तो हमें अभी पता नहीं है कि किस तरह के विस्तार के लिए सब एक साथ होंगे। ये ज़रूर है कि एक टेक्स्ट है, हम देख सकते हैं कि कौन सा देश क्या कह रहा है, लेकिन उनमें मेल भी क्या है। अगर आप देखें जैसे कजाकिस्तान है और रोमानिया, उन्होंने सीधा भारत को समर्थन दिया है। लेकिन और देश हैं जैसे आपने जिक्र किया यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का, उन्होंने कहा है कि स्थायी मेंबरशिप को विस्तार करने के बजाय आप 25 नॉन परमानेंट मेंबर्स को ले लीजिए रोटेशनल बेसिस पे। इससे ज़्यादा तो पहले भी लिए जाते रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अभी उनके नंबर्स कम हैं। अभी वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 स्थायी मेंबर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका विस्तार किया जाए नॉन परमानेंट मेंबरशिप का, ताकि और भी देश इसमें आ पाएँ। तो हर देश ने जो अपना सबमिशन दिया उसमें कुछ और ही बात की है और अपने इंटरेस्ट को देखकर की है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे नटवर सिंह साहब कह रहे थे कि ये बहुत पेचीदा है और हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कि मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या भारत उस तरह की गुडविल सदाशयता बना पा रहा है बाकी देशों में? जैसे अभी आपने योगा का जिक्र किया 177 देशों का, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने इसको लेके दिक्कत है। 129 देशों का समर्थन भी हम नहीं जुटा पा रहे हैं ताकि उसको हम कर सकें और लंबे समय तक ये कहते रहे। वैसे ही अब ये तो खैर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है, और वो भी उस पर भी एक सवालिया निशान ये है कि वो सदस्यता कैसी होगी, उसे वीटो पावर होगी कि नहीं होगी। तो ये तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं सही दिशा में? देखिए, अगर आप रियलिस्ट से पूछें जो इस गवर्नमेंट में भी हैं, वो समझते हैं कि ये जो प्रयत्न भारत कर रहा है इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर भारत को ना भी मिले स्थायी सदस्यता, फिर भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। पहले जैसे आपने जिक्र किया कि हम जो रीच आउट कर रहे हैं इस विषय पर, इस मुद्दे को लेकर हमने कितने कंट्रीज़ को अब कांटेक्ट किया है। आप देख रहे हैं अभी ये फिपिक का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पैसिफिक आइलैंड देशों का, अब अगले हफ्ते अफ्रीकन यूनियन के सदस्य सब आएंगे भारत। तो इसका यही मकसद है कि जितने देश हैं, क्योंकि हर देश का एक वोट होता है, तो अगर किसी दिन UNGA में आपको वोट में 129 वोट्स लेने पड़े तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो ये सरकार कर रही है इसी दिशा में कर रही है। कितनी कामयाबी इसे मिल पाए देखना पड़ेगा। और अभी जो कामयाबी है ये इस मुद्दे पे है कि दूसरे देशों ने हालांकि कुछ मतलब समर्थन ना दिया हो, थोड़ी ऑपोजिशन की हो, लेकिन अभी उन्होंने नहीं कहा है कि आप चूज़ करें कि हमारे साथ हो या आप इनके साथ हो जो विस्तार चाहते हैं। नटवर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हालांकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, कल्पना कर रहा हूँ कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलती है सुरक्षा परिषद में, तो उस पर भी बहस हो रही कि उसका स्वरूप क्या होगा, क्या उसे वीटो के अधिकार होंगे या नहीं होंगे, और दूसरे सदस्य देश भी होंगे।
फिर ये कि इसका आकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कितने सदस्य देश होंगे, ऐसे में आपको लगता है कि भारत को वो महत्व मिल पाएगा जो अभी P5 देशों को मिला हुआ? देखिए, अकेले को तो मिलेगा नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे, कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो पैकेज डील होगा जी। और उसमें पैकेज डील में भी बड़ा महाभारत होगा। अब देखिए, वो कहेंगे साहब के जापान क्यों आएगा, चाइना कहेगा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर 57 है इस्लाम परस्त मुल्क, जी वो कहेंगे भाई हमारे 2 होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। जी अफ्रीका वाले कहेंगे कि हमें 2 दीजिए, हमारे 52 मुल्क हैं। तो इसलिए सब बड़े बड़े पेश हैं और बड़ा वक्त लगेगा। मगर ज़रूर है कि शुरुआत हुई है और हम पूरी मेहनत करनी चाहिए। मगर जो लोग यहाँ आए हैं और जो वादा कर गए हैं कि साहब जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए हैं, उनके कहने से कोई उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई गहराई नहीं है। वो तो यहाँ क्या क्या कहते हैं, आप नहीं बनना चाहेंगे कि नहीं हम बनने देंगे आपको, कोई कहेंगे यहाँ बन जाइए। तो अपने अनुभव के आधार पर नटवर सिंह जी, आप सरकार को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस सिलसिले में? अब ये सवाल बड़ा मुश्किल है। चिन्मय गरी खान साहब इसका जवाब देंगे गारे खान साहब। जी, गरी खान साहब, आप बताएं कि आप इस सिलसिले में। इसके पहले कि मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूं, जी एक बात समझना ज़रूरी है जी कि जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो ग्रुप है उसमें एक तो 13 सदस्य है, 15 नहीं है। जी और उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि नॉन परमानेंट बढ़ जाए, उन्होंने ये सुझाव रखा है कि कुछ नई कैटेगरी क्रिएट की जाए, नॉन परमानेंट लेकिन 8 या 10 साल के लिए नॉन परमानेंट, जी और रिन्यूएबल। यानी फर्ज करिए कि भारत इसमें आ गया, इलेक्ट हो गया 8-10 साल के लिए, और 10 साल ख़त्म होने के बाद इमीडिएट री इलेक्शन लड़ सकता है। ये उनका प्रस्ताव है। ये कई लोग उसका साथ देते हैं क्योंकि ये इट्स ए कॉम्प्रोमाइज़। रशिया कहता है कि ये इसके पर, इस सुझाव के ऊपर गौर करना चाहिए। तो ये एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। अब मेरा ऑनेस्ट असेसमेंट ये है कि मोदी सरकार ने इस विषय पर बहुत मेहनत करी है, और पहले के जो प्रधानमंत्री, यानी एक के नहीं सभी प्रधानमंत्रियों कि खास कर कहना पड़ेगा कि पिछले प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे कि ये कभी होगा भी। अब मोदी जी अब इसके बारे में क्या समझते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने पर्सनल लेवल पे उसमें बहुत एफर्ट किया है और उसका हम कुछ रिजल्ट देख रहे हैं। और नटवर जी से बिल्कुल सहमत हो कि यहाँ आके कुछ भी बातचीत कर जाए उसको कोई मतलब ज़्यादा नहीं बनता है। कुछ तो बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनता है। और यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जहाँ लोग को सामने आना पड़ता है कि भाई हाँ ना या एब्सटेंशन कुछ कहना पड़ता है, खाली जवानी बात नहीं चलेगी वहाँ। तो मुझे लगता है कि एफर्ट, मेहनत चालू रखनी चाहिए, और हमारा जो परमानेंट मिशन है उसको बड़ा सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट दे रहे होंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये धीरे धीरे बात बढ़ सकती है। नटवर सिंह जी ने जैसे कहा कि चीन जापान को कभी मंजूर नहीं करेगा, उसी तरह से अमेरिका खाली भारत को कभी मंजूर नहीं करेगा अगर जापान नहीं आया तो ये पैकेज डील ही होगा। अब पैकेज डील का सक्सेस होगा या नहीं होगा या कब तक होगा ये तो आपने मशवरा नहीं दिया कि सरकार को आपका क्या मशवरा होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मेहनत चालू रखनी चाहिए, एफर्ट चालू रखना चाहिए। ठीक। और छोटे छोटे मुल्क जिसको हम कहेंगे कि भाई अरे इसके क्या मतलब होता है, इस देश उसका हाँ कहना क्या मतलब होता है, लेकिन ये गलत होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जनरल असेंबली में हमको 129 वोट चाहिए और उसमें छोटे से छोटे देश का वोट अमेरिका के वोट के बराबर है। तो इसलिए ये कोशिश चालू रखनी चाहिए। सुहासिनी, आपकी अंतिम टिप्पणी के इस दस्तावेज़ के सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद भारत के लिए राह कितनी आसान है और उसे क्या कुछ करना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? मुझे लगता है कि भारत का जो यहाँ से उसका जो रास्ता है बहुत ही कठिन है, लेकिन एक एक बूंद बूंद करके सागर
बनेगा और भारत को ये प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे भारत ये प्रयत्न करना चाहता है, ये इसकी भी कुछ तुलना होनी पड़ेगी और भारत को स्पष्ट भी करना पड़ेगा। जैसे नटवर सिंह साहब ने कहा था, वीटो का जो इशू है, अभी तक भारत ने स्पष्ट तौर से, इस सरकार ने नहीं कहा है कि ये वीटो बगैर आगे नहीं जाना चाहेंगे। अभी तक ये जो हमें समझ आता है, भारत अभी भी जाने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि बाद में देखा जाएगा, लेकिन भारत को इस पे बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी देशों ने कहा है उनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है कि जो अब विस्तार होकर नए सदस्य आएंगे उनको वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, भारत को स्पष्ट होना पड़ेगा इस पे, और थोड़ा थोड़ा करके आगे ही जा सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से भारत सपोर्ट ले रहा है, किस कॉस्ट पे वो सपोर्ट ले रहा है, और क्या भारत औरों के बगैर आगे जा सकता है या नहीं। ये जो G4 के देश हैं, उनके बगैर अगर भारत आगे नहीं जा सकता है, तो क्या इनकी वजह से भारत की जो कामना है वो भी रुक सकती है। तो आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे समूह देश हैं, मैंने जिनके कहा साथ था, जी नटवर सिंह जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं कहना चाहता कि मैंने जब विदेश मंत्री था जी, तो मैंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हमको परमानेंट सीट अगर मिल रही है बगैर तो हमें मंजूर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हम कोई किसी देश से कम थोड़े ही जी। तो आपका सुझाव है कि नटवर सिंह जी, आपका सुझाव है कि जब तक हमें वीटो के साथ सदस्यता ना मिले तब तक इंतजार करना चाहिए। देखिए साहब, कोशिश करनी चाहिए, मगर अगर ये हिंदुस्तान ये मंजूर कर ले कि हम वहाँ सेकंड क्लास सिटीजन होकर जा रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँगा, और मेरे ख्याल में देश मंजूर नहीं करेगा। जी जी, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, मैं बस इसी में सहमति दिखा रही थी कि नटवर सिंह साहब ने कहा तो ज़रूर था पार्लियामेंट में, लेकिन अभी जो मानना है इस सरकार का कि वीटो पावर के बारे में बाद भी बातचीत हो सकती है, तो अब स्पष्ट करना ज़रूरी है कि क्या वो आगे जाना चाहते हैं वीटो के बगैर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर, चिन्मय गरी खान साहब और नटवर सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मानना है कि राह काफ़ी कठिन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करना भारत के लिए कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए और अपने सम्मान पे कोई समझौता किए बगैर वही रुतबा, वही स्टेटस हासिल करना चाहिए जो 5 स्थायी सदस्य देशों को अभी तक मिला हुआ है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।